हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। और इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और जो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। आइए देखिए, सबसे पहला देखिए है आम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। आम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल, जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं ना तो लवण बनता है और H2O बनता है, हम जानते भी हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और तथा क्षार तो जब आपस में हम लोग परस्पर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है उदासीनीकरण बोलती है। क्या जल अपघटन होगा? क्या नहीं होगा। निर्जलीकरण होगा? क्या नहीं होगा। आयनन होगा? क्या नहीं होगा। आंसर क्या होगा? उदासीनीकरण कहते हैं। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ, देखिए आंसर वही दिया हुआ, उदासीनीकरण कहते हैं। आइए नया क्वेश्चन देखिए दिया हुआ क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? तो आप पढ़े भी, ये तो खैर आपको याद करना ही पड़ेगा कौन धातु है। तो आप जानते भी हैं, क्या जानते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी है सब धातु है। डी ब्लॉक में सब का सब क्या धातु है। पी ब्लॉक में धातु भी होता है और अधातु दोनों होता है। अधातु भी होता है, तू भी होता है, दोनों होता है। तो इसमें नाइट्रोजन होगा? क्या नहीं है। ऑक्सीजन होगा? क्या नहीं है। सल्फर है? क्या नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। सोडियम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? तो सोडियम क्या है? एस ब्लॉक का तत्व है। हम लोग कैसे समझे सोडियम एस ब्लॉक का तत्व है? तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। देखिए 2 4 6 10 10 11, तो देखिए 11। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए कहां जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का एस सबसेल में जा रहा है, एस उप कक्षा में जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर क्या दिया? सोडियम दिया है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या दिया है? सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन के से अभिक्रिया करके बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराती है ना, जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराती है एक ही प्रकार का कंपाउंड बनाती है जो होती है SO2Cl2 बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? SO2Cl2। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, देख लीजिए। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर वही दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्या आपने ये सोचा कि SO2 ही क्यों होगा? तो बहुत इसका आंसर आसान है। SO2 चार्ज माइनस क्या होता है? 2 होता है। सल्फर के क्लोरीन पे -1 होता है।
क्रिस क्रॉस मेथड से आप बन जाएगा। आइए देखिए आंसर। अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, कहानी में अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, किसका प्रयुक्त करते हैं, सवाल ये है। तो आप देखिए आसानी से बोल सकते हैं अमोनिया, अमोनिया का मतलब होता है NH3, क्या होता है NH3। शुष्क मीन्स क्या, सूखा ना, एक्वस एमोनिया एक क्यू कर दीजिए। तो एक देखिए इसको अलग रूप में लिखते हैं, NH4OH भी लिखते हैं। जो चीज ये है ना वही चीज ये है, डिफरेंस क्या है, यहां पे एक्वस डाल दिए हैं और इसमें वाटर को ऐड कर दिए। तो सवाल ये है यदि हम चाहते हैं अमोनिया को शुष्क करें, सुखा दें, क्या चाहते हैं, अमोनिया को सुखा दें, उसके लिए हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो आंसर देखिए क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, सी। देखिए आंसर दिया हुआ सी, आपका आंसर दिया भी है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन है, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, कॉपर पायराइट का सूत्र होता है, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे। कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। अब बताइए इसमें कुछ समझाना है क्या, कोई फायदा नहीं समझा के, क्योंकि इसको याद करना है ना, आप सिर्फ याद कर सकते हैं। इसलिए दोस्त इसको आप याद करने का कोशिश कीजिए। आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा कि कॉपर पायराइट से किस धातु को बाहर करते, तो आप कह सकते हैं कॉपर पायराइट से कॉपर धातु को बाहर करते, या आप कह सकते हैं कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण करते। क्या करते हैं, कॉपर का निष्कर्षण करते। आपसे पूछ सकता है Cu2S से किस धातु का निष्कर्षण करते हैं, तो कॉपर का निष्कर्षण करते हैं। वही बात है Cu2 जिसको बोलते हैं क्यूपराइट, क्या बोलते हैं, क्यूपराइट, कॉपर को ही नहीं करते हैं। और CuCO3.CuOH का होल 2, ध्यान रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका पूछता क्या है, कलर क्या होता है, कलर, तो ध्यान रखिए इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन मीन्स क्या है, हरा, हरा कलर होता है। तो आप याद रखिएगा CuCO3.CuOH का होल 2 का कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार बिहार पॉलिटेक्निक में और उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक में पूछा गया है जनरली। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन, देखिए क्या है। देखिए दे दिया है क्वेश्चन, देखिए Fe2O3 क्या दिया, देखिए Fe2O3 दिया है और यहाँ पे एल्युमिनियम लिया गया है और ये बना दिया Al2O3 और Fe दे दिया गया। आपको दोस्त हम बताए थे थर्मिट रिएक्शन, याद है ना, थर्मिट रिएक्शन। इसी रिएक्शन का उपयोग करके दो पटरी को आपस में क्या करते, ज्वाइंट करते, और जब ये रिएक्शन करवाते हैं जाके हम लोग, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। जब लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलेंगे, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहां पे थर्मिट रिएक्शन नाम का कोई एग्जांपल दिया नहीं है ऑप्शन में। तो दूसरा देखिए क्या है, एल्युमिनियम का रिएक्टिविटी जो होता है, एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी जो होती है क्या होती है, आयरन के तुलना में ज्यादा होता है। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, जिसको क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता,
क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता। आयरन की क्रियाशीलता की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। जब इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगा तो निश्चित तौर पर एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस करेगा, और देखिए एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, आयरन को भगा देगा। देखिए ऐसा ही कुछ कर रहा है ना, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या देखिए हो जाएगा आंसर, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर दिया विस्थापन अभिक्रिया। तो आप कह सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते, तो आप पढ़े भी होंगे, जब अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देता है और उसका स्थान खुद ले लेता है, तो आप कहते हैं ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या संयोजन होगा, क्या संयोजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि संयोजन में योग होता है। जो छोटे छोटे मोलिकुल्स दो या तो दो से ज्यादा छोटे छोटे मोलिकुल्स आपस में ज्वाइंट हो जाता है, ज्वाइंट होने के बाद एक सिंगल मोलिकुल्स का निर्माण करता है। यदि ऐसा होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये होगा क्या, तो ये नहीं होगा। द्वि विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दो आयन डिस्प्लेस करता है द्वि विस्थापन। दहन होगा क्या, नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखिए निम्न में से प्रारूपिक तत्व है, क्वेश्चन दिया है निम्न में से प्रारूपिक तत्व है। तो ध्यान रखिएगा इसमें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये कौन सा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड की संख्या होता है 7 और ग्रुप की संख्या होता है कितना, 18। कितना होता है, 18 होता है। ग्रुप 18 हो गया। अब पीरियड कितना हो गया, 7 हो गया। देखिए ग्रुप, ये पीरियड हुआ 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड। ग्रुप देखिए कौन हुआ, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आप कह सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितना है, 18 है, और पीरियड की संख्या कितना है, 7 है। तो इस 7 पीरियड में से जो पीरियड 3 होता है ना, इसी को बोलते हैं पीरियड 3 को, पीरियड 3 को क्या बोलते हैं, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। पीरियड 3 क्या बोलेंगे, प्रारूपिक तत्व कहते हैं। तो पीरियड 3 में कौन है, सोडियम। कौन सा जाएगा, सोडियम। यदि ऑप्शन में मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड 7 है। उस 7 में से जो पीरियड 3 है उसको बोलते हैं प्रारूपिक तत्व कहते हैं। तो पीरियड 3 में कौन है, सोडियम। तो सोडियम क्या कहलाएगा, प्रारूपिक तत्व कहलाएगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर ए दिया हुआ है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आवर्त 2a, आवर्त 2a। तो देखिए क्या बोलते हैं, ग्रुप ये है ना, जब 1a को बात करते हैं तो ये इसको बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं, क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातुएं बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। जब ग्रुप 2a को क्या बोलते हैं, क्षार मृदा, क्षारीय मृदा
धातुएं कहते हैं। तो दोस्त ये देखिए हम लोग का मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, लेकिन ये 1A 1A और 2A जो लिया गया है ना, ये लिया गया है कौन सा, मेंडली पीरियडिक टेबल। क्योंकि रोमन अक्षर में हम लोग मेंडली पीरियडिक टेबल को ही रिप्रेजेंट करते थे। याद कीजिए आप से, जब मैंने पढ़ाया था उसमें याद कीजिए, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जब भी हम लोग ग्रुप को बोलते हैं रोमन में नहीं बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेंडली पीरियडिक टेबल में जब ग्रुप को रिप्रेजेंट करना होता है तो क्या बोलते हैं, रोमन में दिखाते हैं, रोमन में देते हैं, ए और बी देते हैं। तो यहां बात चल रहा देखिए क्या है, रोमन ए दिया है तो रोमन ए को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपको, क्षारीय मृदा धातु। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए क्षारीय मृदा धातु दिया है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिक कहते किसको है, ऐसे यौगिक, ऐसे मैटर, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो बना हो किससे, कार्बन से। अब सवाल है कार्बन से बना कौन है, कार्बन से कोल तार बनता है जिसको अलकतरा बोलते हैं आप, पेट्रोलियम भी कार्बन से बनता है। तो आंसर ए भी होगा, आंसर बी भी होगा। तो इसका मतलब ए और बी दो है, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आंसर ए भी होगा, आंसर बी भी होगा, और आंसर सी में और ए बी दोनों दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए सी दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, किरासन तेल हुआ, वैसलीन हुआ, कोल टार हुआ, कोक हुआ, ये किससे बना होता है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बन से बना होता है। तो आंसर क्या है, कोल तार भी होगा, पेट्रोल भी होगा। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी दोनों होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। जरा सोचिए, भौतिक भौतिक परिवर्तन मीन्स क्या, जिसमें नया सब्सटेंस बने लेकिन उसका गुण नया ना हो जाए। रासायनिक में क्या बोले थे, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो विथ न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बने लेकिन जो पहले प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी क्या बाद में भी होगा। सिर्फ आप कह सकते हैं सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, गैस है तो बन जाएगा सॉलिड, सिर्फ अवस्था परिवर्तन होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया जल के उबलने से जलवाष्प, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जल के उबलने से जलवाष्प का निर्माण, क्या ये भौतिक परिवर्तन है, सिंपल सी बात है, जल है उबालिएगा जलवाष्प बनेगा, वेपर बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त करना, बात सही है, जल है, बर्फ है, पिघलेगा जल बनेगा। मतलब क्या, इस कंडीशन में लिक्विड से बन रहा है गैस, इस कंडीशन में सॉलिड से बन रहा है किसमें, वाटर, लिक्विड, सॉरी क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, इसमें लिक्विड बन रहा है। जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना, तो जल में नमक का घुलना कौन सा होगा, निश्चित तौर पे ये क्या भौतिक परिवर्तन, नमकीन, क्या घुलने के बाद क्या नमक नमकीन नहीं होती है, होती है, क्या नया प्रॉपर्टी बना, क्या नहीं बना। तो जल में नमक का घुलना एक क्या भौतिक परिवर्तन है। लेकिन द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं एलपीजी, क्या यह भौतिक परिवर्तन है, तो आप बोल सकते हैं भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए आंसर क्या है, डी, क्योंकि ऑप्शन दे ही दिया, ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का
दहन, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब को जब बर्न करते हैं ना, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब में क्या होती है, कार्बन होती है। और जब कार्बन को जलाते हैं तो नया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका प्रॉपर्टी अलग है, और इसका प्रॉपर्टी क्या अलग है। तो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आंसर क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन आंसर हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फिटकरी का अणुसूत्र है, क्या बोल रहा है, फिटकरी का अणुसूत्र है। तो देखिए आप कैसे याद करेंगे इसको, फिटकरी, ये तो चूंकि आपको याद करना है ना, फिटकरी का सूत्र होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए याद, इसी को फिटकरी को ही बोलते हैं हम लोग एलम। क्या बोलते हैं, ALUM, एलम बोलते हैं, ए लोमुलम, एलम बोलते हैं। तो सवाल ये है, फिटकरी का एक नाम और है एलम। क्या नाम है, एलम। तो इस एलम का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिए, थोड़ा सूत्र बड़ा होता है। तो इसका देखिए आंसर क्या होता है, आप याद कैसे करेंगे, पोटासियम का सल्फेट होता है। क्या होता है, पोटासियम का सल्फेट होता है, और एल्युमिनियम का सल्फेट होता है, Al2SO4 का होल 3, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितना, 24 गो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, 24 गो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो देखिए K2SO4 देखिए कहां दिया, यहां भी दिया है और यहां भी दिया हुआ है। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 ये भी दिया है और ये भी दिया हुआ है, और 24 वाटर ये भी दिया और ये भी दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको BC और D दोनों हो जाएगा। आइए देखिए आंसर क्या, देखिए वही दिया, देखिए आंसर में, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है इसलिए आंसर C भी होगा और D भी होगा। क्योंकि मैंने प्रिंट कर रहा था तो सब मिसप्रिंट होकर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ आ गया 24, इसलिए आंसर कौन होगा, 24 वाटर होगा। याद कैसे करेंगे दोस्तों लोग, याद करेंगे, पोटासियम का सल्फेट, एल्युमिनियम का सल्फेट और 24 वाटर को ऐड कर दीजिए, मतलब पोटासियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 24 वाटर को ऐड कीजिएगा, क्या बन जाएगा, फिटकरी बन जाएगा। फिटकरी को क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलम बोलते हैं। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस जो दिया हुआ है, OH माइनस जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻12, और बोल रहा है बिलियन का pH मान क्या होगा बता रहा है, ये बोल रहा है ना। तो बहुत देखिए आसान है, आप H प्लस सांद्रता और OH माइनस सांद्रता को जब आपस में करते हैं ना, तो ये होता है 10⁻⁻14 होता है। इसी को जब H प्लस सांद्रता लीजिएगा और OH का मान पुट कीजिए 10⁻⁻12, ये हो जाएगा 10⁻⁻14, ये हो गया आपका। जब इसको हल कीजिएगा H प्लस सांद्रता बराबर हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 10⁻⁻12। जब इसको आगे हल कीजिएगा H प्लस सांद्रता हो जाएगा 10⁻⁻2, देखिए -2 आ गया ना। अब pH बराबर होता है -log क्या, H प्लस होता है। कुछ नहीं करना, कल हम लोग बताए इसको कैसे हल करेंगे। -log यहाँ पे पुट कीजिए 10⁻⁻2, तो pH बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 +2 हो जाएगा, और log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो pH का मान कितना हो जाएगा, 1, सॉरी ये 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए कैसे निकाले ना। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से प्रबलतम क्षार है, क्या बोल रहा है, निम्न में से प्रबलतम क्षार है। तो देखिए
यदि आप अल्कली मेटल का बात किए हैं, अल्कली मेटल लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, जब ये तीनों क्षार बनाती है LiOH, NaOH, KOH, ये तीनों क्या है, प्रबलतम कह सकते हैं क्षार धातु का हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षार होता है। क्या बोले, मृदा, ग्रुप 1 क्या बोलते, मृदा, जिसको बोलते हैं अल्कली मेटल, जिसको क्या बोलते हैं क्षारीय धातु। तो ये सब क्या है, क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु। तो आप याद रखिए, क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड, क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रबलतम क्या होती है, क्षार होती है। तो क्षारीय धातु कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, और एक ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम, आंसर क्या आ जाएगा, सोडियम, NaOH। तो अब याद रखिए, याद रखेंगे, जितना भी क्षारीय धातु है, यदि वो क्षारीय धातु कहीं भी दिया हुआ है और दूसरा कोई क्षारीय धातु नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो क्षारीय धातु का हाइड्रोक्साइड है वो प्रबलतम क्षार होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया है। देखिए, अम्ल के जलीय विलयन में होती है, सिंपल सी बात है, अम्ल के जलीय विलयन में क्या होती है, हाइड्रोनियम आयन होती है। अम्ल के जलीय विलयन में होती है हाइड्रोनियम आयन, H3O+ होती है, इसी बोलते हैं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम, बी आंसर हो जाएगा। देखिए आपका, देखिए बी हो गया आंसर। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए ABCD, ए का देखिए पीएच मान दिया 11, बी का दिया पीएच मान 9.1, सी का पीएच मान दिया 3.5 और डी का पीएच 6.5। बोला कौन सर्वाधिक क्षारीय है, तो पीएच का मान जितना ज्यादा होगा उतना अधिक वो क्षारीय होता है। हम लोग पढ़े भी होंगे, आप जब हम पढ़ा रहे थे आम्ल क्षार लवण में, वहां पे साफो साफ हम पढ़ाए थे पीएच का मान जितना अधिक होगा उतना वो क्षारीय होगा। तो पीएच का मान कितना, किसका अधिक है, ए का अधिक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर ए दिया हुआ। अब पीएच का मान जितना कम होगा, मीन 0, पीएच का मान 0 हो जाए, 1 पीएच हो जाए मान 2, जितना कम पीएच का मान होगा उतना वो अम्लीय होगा। साफ कहने का मतलब है पीएच का मान कम अम्लीय, पीएच का मान ज्यादा क्षारीय। तो आज हम लोग जितना भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है उसको एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया, और आप देखिएगा इसमें कई सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया गया है जो इस बार आपके एग्जाम में, इस बार आपके परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करें, जहां तक संभव हो सके हर एक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और लिखिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए। आप देखिएगा जब आप एग्जाम देके निकलिएगा, आप साफो साफ देखिएगा एक भी क्वेश्चन हमारे नोटबुक से बाहर नहीं होगा, हमारे पीडीएफ से बाहर नहीं होगा। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया, यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे 1 बाय 1 पढ़ने यदि
यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं 1 by 1 तो हमारे नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है, ये आप ज्वाइन करिए। चलिए तब तक के लिए हमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। जय हिंद।